हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। तो वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। ये नॉर्मली आपका क्लास 11th में आता है। आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री। ये दूसरा कोई बोर्ड में क्लास 9th-10th में भी आ जाता है। ठीक है, तो हम जब डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखिए, हमारा डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसा केमिकल रिएक्शन के थ्रू मतलब इन कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन बट ड्यू टू यू कैन से हमारा उतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब भी केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि सबसे एक बेस्ट एग्जांपल हमारा है, जैसे कि हम जो फूड इंटेक करते हैं अथवा जो फूड को हम खाते हैं, वो क्या हो रहा है, हम खा लेते हैं आज, ठीक है। सपोज हम आज को रात को रोटी खा लिए और कल सुबह जब हम टट्टी करते हैं या फिर टॉयलेट जाते हैं, हम उसका देखते हैं कि वो तो हमारा आपका रोटी नहीं मिलता है, और दूसरा कुछ मिलता है जिसका कलर आपका, उसका फ्रेग्रेंस, उसका स्टेट्स सब कुछ अलग है। ठीक है, तो ये फूड गेट्स कन्वर्टेड टू some other states। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इनिशियल स्टेट, और जो तुम्हारा टॉयलेट से जो कुछ तुम्हारा निकलता है टट्टी, तो हो गया हो फाइनल स्टेट। दिस इज ए बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली व्हिच यू कैन कम इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, फूड जो भी हम ले रहे हैं, ये हो गया आपका मतलब जो रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन करने वाला, वो जब हमारा पेट में जाता है तो दूसरा केमिकल के साथ मिलता है, और फिर डाइजेशन होके तो दूसरा कुछ वो प्रोडक्ट निकलता है, और जो कुछ भी निकलता है यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेट में फिर ये आपका मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और एक एग्जांपल है। अगर आप देखेंगे आपका आयरन रॉड और नेल, सपोज ये बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका आउटर एनवायरनमेंट में एक्सपोज होकर पड़ा हुआ है। तो बहुत दिन ऐसे ही पड़े रहने के बाद हम क्या देखेंगे, तो ये जो आयरन रॉड था, इसी के ऊपर आपका आ जाएगा आपका रस्टिंग मतलब जो आपका रेडिश और ब्राउनिश कलर का जो आता है आपका, वो जो कोटिंग एक आ जाता है आयरन रॉड के ऊपर या फिर एनी टाइप ऑफ आयरन मटेरियल के ऊपर, वो होता है आपका रस्टिंग। तो वो क्या होता है, तो जो आयरन रॉड वो केमिकली जो रिएक्ट करके आपका एनवायरमेंटल ऑक्सीजन या फिर ह्यूमिडिटी के साथ और वाटर जो वेपर पार्टिकल के साथ, वो आपका ये जो रस्टिंग हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज होकर वो दूसरा कुछ मटेरियल में फिर कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसके ऊपर आ जाता है, लेकिन अंदर रहता है थोड़ा आयरन ही रहता है। ठीक है, और फिर आपको अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो क्या है आपका, सपोज आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये खराब हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका एग्जाम्पल्स ऑफ आपका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकली रिएक्ट करके मतलब दूसरा कुछ दे रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्ट सॉरी आपका जो इनिशियली जैसा था ऐसा नहीं रहेगा, उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एक साइंटिफिक एक एग्जांपल लेके इसको समझने के लिए ट्राई करते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हमारा, सपोज एग्जांपल 1,
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम फॉयल, ठीक है। एक हम मैग्नीशियम फॉयल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम फॉयल। इसी को हम एक बर्नर के थ्रू, सपोज ये हो गया मेरा बर्नर, ये हो गया मेरा बर्नर। बर्नर के फ्लेम में जब इसको मैग्नीशियम को मैं एक्सपोज करूंगा तो क्या होगा, ये आपका मिलेगा व्हाइट कलर का पाउडर, या फिर उसका आप आंच भी कर सकते, मैग्नीशियम का आंच भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये मिलेगा हमको व्हाइट पाउडर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम इसको फ्लेम में एक्सपोज कर रहे हैं तो मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ द ऑक्सीजन, ठीक है। बर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बर्निंग मीन्स reacting with oxygen, ठीक है, एंड गिविंग राइज टू योर व्हाइट पाउडर। ऑक्सीजन के साथ बर्न हो गया, ये दे रहा है आपका व्हाइट पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका मैग्नीशियम एक स्टेट में था, उसका स्टेट चेंज हो गया और फिर वो चेंज हो गया आपका व्हाइट पाउडर को। चलो एक दूसरा एक एक्सपेरिमेंट लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2, सपोज हम एक फनल लेते हैं, ठीक है। एक सपोज ये हो गया हमारा एक फनल, इसमें हम एक कर्क फिट करते हैं, कर्क के थ्रू एक बैंड पाइप, ये हो गया मेरा एक बैंड पाइप लगाते हैं। ये है फनल, इसमें क्या अभी कॉर्क निकाल के इसके अंदर हम डालते हैं। चलो इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे क्या बना है ये, ठीक है। ये हो गया फनल। तो फनल का अभी हम जिंक का पाउडर इसके अंदर डालेंगे। जिंक एक मेटल होता है, ठीक है। ये हो गया जिंक। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर फिर ये कर्क निकाल के इसके अंदर कुछ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे उसके बाद हम कुछ देर के लिए अगर छोड़ देते हैं, इसको स्टायर करते हैं, थोड़ा हिला देते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये क्या होगा, कुछ देर के बाद हम देखेंगे तो ये जो हमारा जो यहाँ पे जो बैंड पाइप था ना, यहां से कुछ गैसेस निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ गैस निकल रहा है यहां से, और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये नीचे कुछ आपका प्रेसिपिटेट यहाँ पे गिरा हुआ है। प्रेसिपिटेट मतलब समझते हो, मतलब कुछ पार्टिकल मतलब जाके नीचे जाके बैठ गया है, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रेसिपिटेट जाके आपका नीचे बैठ गया है और कुछ गैस निकल रहा है। जब हम उसी को मतलब क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे किसी मतलब लैबोरेटरी में ले जाके, तो फिर ये पता चलेगा कि ये जो गैस हमारा निकल रहा था, ये हो गया आपका H2 गैस। H2 गैस ये निकल रहा है, कैसा पता चलेगा, अगर आप यहाँ पे लाइटर दिखाओगे तो ये जल जाएगा, ठीक है, फटेगा, ऐसा मतलब ब्लास्ट टाइप का होगा, तभी फिर पता चलेगा कि ये आपका H2 गैस है। और जो नीचे जो पड़ा हुआ है, दिस इज माई, ये हो गया आपका जिंक सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मतलब जो आपका जिंक पाउडर लिए थे, जिंक पाउडर आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो गए, आपको क्या दे रहा है, आपको हाइड्रोजन गैस भी दे रहा है, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है हमारा, ये हो गया आपका जिंक सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब दो मटेरियल था, और उसी के बाद वो रिएक्शन होके कुछ अलग अलग कुछ प्रोडक्ट मिला हमको, ठीक है। जो राइट साइड में जो हमको जो मिलता है बाद में, उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जो इनिशियली जो आपका
रिएक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो इनमें रिएक्शन क्या होता है, मतलब डिफरेंट रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट टू गिव राइज द प्रोडक्ट। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आपका रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट टू गिव ए प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, सपोज A is a reactant 1 and B is another reactant, they will react, reaction will occur, they will give rise to C plus D. They may give other product also. We don't know. So normally we are thinking that two reactants are giving rise, after reaction they are giving rise to two products. ठीक है, तो यहाँ पे A भी रिएक्ट होके आपका C और D दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जो प्रीवियस एग्जांपल में जो हम डिस्कस किए थे, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन होने के बाद हमको क्या मिला था, आपका जिंक सल्फेट मिला था और आपका मिला था हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब तुम्हारा एक केमिकल रिएक्शन होता है तो व्हाट आर द चेंजेस अकरिंग, चेंजेस क्या क्या हो रहा है, चेंजेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मैं जब अभी डिस्कस कर रहा था केमिकल रिएक्शन में, वो बता रहा था कि किसी का स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम देखे कि कुछ गैस निकल रहा था। ठीक है, और जब हम तुम्हारा प्लास्टिक को अगर देखोगे तुम, मतलब बहुत दिन के लिए आप धूप में छोड़ दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर, क्या क्या चेंजेस आता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। और आप ये ऐसे बोल सकते हो, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हम पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो कैसा पता चलेगा, क्या क्या चेंजेस आता है हम नोट करते हैं। फर्स्ट है आपका, एक है तुम्हारा स्टेट चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट। सेकेंड आता है तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है। कलर चेंज होता है, चेंज ऑफ कलर। और फोर्थ होता है कभी कभी तुम्हारा चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कभी कभी आपका चेंज होता है। मतलब जब आप बीकर ले लो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट विल सिग्निफाई दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। इफ देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रहा है, सपोज तुम्हारा सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तभी पता चलेगा कि तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कुछ मतलब रिएक्शन होने के टाइम पे अगर कुछ गैस निकल रहा है, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट रिएक्शन हैज अकर्ड। चेंज ऑफ कलर, कलर चेंज हो रहा है तो अभी भी पता चलेगा हमको। अगर टेम्परेचर आ रहा है तुम्हारा, वो जो जहां पे तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तभी भी पता चलेगा। टेम्परेचर ऐसा नहीं कि टेम्परेचर सिंपली बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर घट भी रहा है, कम भी हो रहा है, तो अभी भी मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारा रिएक्शन हुआ है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलो हम केमिकल इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट इज हमारा केमिकल इक्वेशन। देखो अभी जब सपोज हमारा ये जो जिंक सल्फेट वाला हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हम उसी को अगर एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई बोले तो आप क्या करेंगे, कैसा बोलेंगे उसी को। तो आप बोलेंगे कि पूरा पहले से सपोज एक फनल में लिया, उसी के बाद उसी में कुछ जिंक पाउडर ऐड किया, उसके बाद उसी में फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, उसी के बाद उसी में कर्क फिटिंग किया, कर्क में एक ड्रिल करके एक होल निकाला, उसी होल में एक बेंड पाइप बिठाया, जब कुछ देर के लिए उसी को मैं छोड़ दिया रिएक्शन के लिए। ठीक है, या फिर स्टायर किया, तो फिर कुछ देर बाद क्या निकला था वहीं पे आपका बेंड पाइप से, बताओ बच्चों क्या निकला था वहीं पे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
और नीचे क्या वो जो प्रेसिपिटेट मिला था वो क्या मिला था आपका, जिंक सल्फेट। ठीक है, अगर आप ऐसे बोलने जाओगे तो फिर एक पैराग्राफ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को अगर हम समराइज करके एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर केमिकल इक्वेशन हुआ जिंक वाला जो एक्सपेरिमेंट, जिंक एक्सपेरिमेंट वाला, उसी को अगर लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे हम, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी फॉर्म में अगर लिखते हैं, देखो अभी कितना इजी हो गया, एक ही लाइन पे हम लिख दिए पूरा। ठीक है, और ये भी डिनोट करता है पूरा तुम्हारा जो एक पैराग्राफ जो कुछ बोल रहे थे अभी, इसका मतलब जो है आपको पैराग्राफ, उसी का मतलब इसे हमें देखो अभी क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब क्या है, जब जिंक के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो फिर में क्या निकला वहीं से, अगर तो वहीं से क्या निकला है आपका, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकला है। ठीक है, और देखो यहां पे जब हम लिखते हैं ना, जो हम रिएक्शन के लिए लेते हैं उसी के बीच, और जो प्रोडक्ट निकलता है उसी के बीच हम एरो मार्क लगाते हैं। ठीक है, ये एरो मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इंडिकेट्स दैट इट इज ए केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन देते हैं तो यहाँ पे उसी के ऊपर कंडीशन फिर लिख देते हैं। ठीक है, कंडीशन कुछ अगर दिया हुआ है, सपोज हम कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं, या फिर कुछ सपोज हमारा कुछ लाइट डाल रहे हैं, या फिर जो कुछ भी कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन लिखते हैं। लेफ्ट साइड ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड इक्वेशन का। ठीक है, तो ये है केमिकल इक्वेशन। नाउ अभी हम देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को साइंटिफिकली कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हाउ टू राइट है, केमिकल इक्वेशन। आप लोगों को पता है जिंक को उसी का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल होता है आपका, इसी को बस सिंबलिकली जब हम लिख देंगे ना तब उसी का फिर ये हो गया आपका एक केमिकल इक्वेशन। अभी हम केमिकल इक्वेशन लिखे थे, ये केमिकल इक्वेशन, उसी को हम साइंटिफिकली लिखेंगे अभी। तो ये हो गया जिंक को आपका लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका सल्फ्यूरिक H2SO4, और आपका जिंक सल्फेट आता है ZnSO4, और हाइड्रोजन है आपका H। ठीक है, तो इसी को अब हम इसी यहां पे सिर्फ लिख देंगे तो कैसा आएगा ये, अगर इसको हम लिखेंगे जैसा लिखा हुआ था बस वहीं पे सिर्फ सिंबल लगा देंगे हम। ठीक है, तो क्या आ गया ये Zn प्लस H2SO4 gives rise to means this arrow symbol, it is your ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, इसका सिंबल H है, तो हाइड्रोजन तो ऐसा तो एलिमेंटरी है, हाइड्रोजन तो आपका नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन मोलेकुल ही निकलेगा, तो हाइड्रोजन मोलेकुल को हम कैसे लिखेंगे, इट इज H2। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी समझ में आ गया ये क्या है, मतलब कैसा लिखना है तो आपका एक केमिकल इक्वेशन को साइंटिफिकली। चलो और एक एग्जांपल लेके हम ट्राई करते हैं एक केमिकल इक्वेशन और लिखने की। ठीक है, सपोज जो पहले वाला जो हम एक्सपेरिमेंट किए थे एग्जांपल 1,
एग्जाम्पल 1 वाला, तो वहीं पे क्या हुआ था तुम्हारा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम किसी के साथ रिएक्शन किया था, ऑक्सीजन के साथ, और ये दिया था क्या आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा था ना। मैग्नीशियम को आप बर्न किए थे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम था, किए थे कि नहीं, बर्निंग ऑफ। और मैं पहले बता चुका हूं बर्निंग मीन्स क्या होता है, बर्निंग मीन्स आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, बर्निंग मीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे कि मतलब केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो मैग्नीशियम आपका हो गया, आपका ये हो गया Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपको पता है O, लेकिन एलिमेंटरी ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए मोलिकुलर ऑक्सीजन O2, इट गिव्स राइज टू योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, ठीक है। तो ये हो गया आपका आपका केमिकल इक्वेशन, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आप बहुत सारे इक्वेशन ऐसे ट्राई कर सकते हो, आपको दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं टाइप्स ऑफ हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन दोनों का रहने देता हूं थोड़ा, ये आपका मैं इसको पास में लिख देता हूं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, और ये हो गया और एक इक्वेशन Mg प्लस O2 MgO2, ठीक है। इसको रहने दो, थोड़ी देर में इसको यूज करेंगे, फिर इसीलिए मैं इसको रहने देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। Normally there are two types of chemical equation. One is your unbalanced and one is balanced chemical equation. ठीक है, one is unbalanced and one is balanced chemical equation. Unbalanced का when any equation it obeys the when any equation obeys the law of conservation of mass, it is called balanced chemical equation. Means balanced chemical equation, it obeys the conservation of mass and this equation unbalanced means it is doesn't obey, ठीक है, obey conservation of मास। हमको पता कैसा चलेगा कौन सा इक्वेशन आपका ओबे कर रहा है, कौन सा इक्वेशन ओबे नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स लेफ्ट साइड का मास जितना भी है राइट साइड का मास उतना होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट मास ऑफ दिस, ओके, मास ऑफ LHS equals to mass of RHS। अगर mass of LHS equals to mass of RHS है तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड, अदरवाइज इट इज अनबैलेंस्ड। तो mass of LHS equals to mass of RHS कब होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इन both sides of the equation are same,
then it is a balanced equation. ठीक है, अभी चलो चेक करते हैं कि ये दोनों से बीच कौन सा बैलेंस्ड इक्वेशन है और कौन सा अनबैलेंस्ड. ठीक है, let's check. Let us first check this one. Okay, check one. So one is Zn plus H2SO4. It gives rise to ZnSO4 plus H2. Now in left hand side, it is right hand side. So in left hand side, first let us check this one, Zn. How many Zn are in left hand side? 1. Then hydrogen, how many hydrogen are in left hand side? 2. Hydrogen, sorry, how many sulfur? सल्फर कितना है? 1 है. और ऑक्सीजन है आपका 4. लेट अस चेक इन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में Zn कितना है? Zn है 1, एक ही है ना. और कहां से लाऊंगा भाई? एक ही तो है. सल्फर, सल्फर भी एक ही है. ऑक्सीजन है आपका 4 और हाइड्रोजन है 2 ही हाइड्रोजन है ना. ठीक है, वी सी दैट LHS इक्वल्स टू RHS. LHS में जितना आपका एलिमेंट्स है, RHS में सेम एलिमेंट्स है. तो सो मास ऑफ आपका LHS इक्वल्स टू मास ऑफ RHS. राइट हैंड साइड, दैट मीन्स इट इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, the other one you do it by yourself. Here I am simply saying that here you see in the LHS there is 1 magnesium, oxygen is 2, but in right hand side you can see that 1 oxygen is there. So not oxygen, it is magnesium. So 1 magnesium is there. So number of magnesium is same. And here it is MgO. Okay, not MgO2. If you have written already MgO2, then correct it. It is MgO. Okay. So but here you see that there is only 1 oxygen. So the number of oxygen in the left hand side, oxygen number of oxygen is not equals to RHS. This implies it is a unbalanced इक्वेशन. ठीक है.